आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे फीचर्स को। और चौथा फीचर्स है हमारा बेसिकली फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों को ये बताया जाता है कि भारत में रहने वाले हर लोगों के पास अपना कुछ अधिकार है जो कि उससे कोई छीन नहीं सकता है। जैसे 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 देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहला लिखा हुआ है कि द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इन छवों के मतलब को समझ लेते हैं पहले हम लोग धीरे से एक एक करके। देखिए, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है वो राइट, वो अधिकार जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर आदमी को देता है। यानी कि भारत में रहने वाले हर आदमी के पास कुछ अधिकार हैं और वो अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता है ना। जैसे सबसे पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी। मतलब ये हो गया कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं सब आपस में क्या है, इक्वल हैं, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, काला गोरा, है ना, लोअर कास्ट अपर कास्ट, कोई भी आदमी हो, सब आपस में क्या है, इक्वल है। यही होता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि हर एक आदमी अपने आप में क्या है, आज़ाद है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को कोई बिना मतलब का दो थप्पड़ मार देगा, नहीं। क्यों? क्योंकि सब आदमी आज़ाद है। आज़ाद होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी को भी उठाए और मार दिए, नहीं। आज़ाद होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप सब कोई अपना काम अपने मर्जी से कर सकते हैं, है ना। यदि आपका मर्जी नहीं है तो मत कीजिए, आपका मर्जी है तो काम कीजिए। बात समझ में आ रही है? तो फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। आप जो करना चाहें आप वो कीजिए, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन हाँ, यदि आप गलत काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर लोग टोकेंगे ही ना। जैसे मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री को जाके गाली दे रहे हैं उनके सामने, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रोकेगा। यहाँ पे फ्रीडम का मतलब गलत नहीं होता, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, वो भी सही रास्ते में। ठीक है। और तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, गलत बिना मतलब का, तो आप उसका शिकायत कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में। और एक्सप्लॉयटेशन में ना एक और चीज़ आता है बेसिकली, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है जो बच्चा या फिर जो बच्ची 14 साल से कम एज के हैं उनको आप काम नहीं करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि मान लीजिए यदि 14 साल से कोई बच्चा या फिर बच्ची है तो उसको आप दुकानों में काम नहीं करवा सकते, मॉल में काम नहीं करवा सकते, खेतों में काम नहीं करवा सकते। इसी को हम, ये हमारा किसके अंदर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। बात समझ में आ रही है? तो यदि आप कहीं पे देखेंगे कि कोई बच्चा या फिर बच्ची 14 साल से नीचे है और यदि वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो यदि आप उसका जाके पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर देंगे ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन समझ में आ गया? मतलब कि कोई किसी के साथ गलत काम नहीं कर सकता, और यदि कर रहा है तो जाके आप शिकायत कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। यानी कि रिलीजन का मतलब आपको मालूम है इंडिया में बेसिकली 4 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आदमी जिस रिलीजन में रहना पसंद करता है वो उसमें जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, वो मुस्लिम में जाके रहना चाहता है, यानी कि मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। या फिर मान लीजिए कोई मुस्लिम रिलीजन में है, वो हिंदू रिलीजन में आना चाहता है, हिंदू तौर तरीके को समझना चाहता है, उसको फॉलो करना चाहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उनके पास पूरा अधिकार है। ये अधिकार उसको दिया किसने? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। ठीक है, आगे उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। पहले समझते हैं कल्चरल का मतलब। कल्चरल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो लैंग्वेज बोलना है आप बोलो, आपको जो खाना खाना है आप खाओ, आपको जो कपड़े पहनने हैं आप वो कपड़े पहनो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपको जो फेस्टिवल मनाना है मनाओ, आपको फेस्टिवल मनाने का मन है तो मनाओ, नहीं मनाने का मन है मत मनाओ, है ना। वो हो गया हमारा कल्चर में, यानी कि ये भी अधिकार आपको हमारा संविधान देता है। ठीक है। और दूसरा एजुकेशनल, यानी कि आपको पढ़ने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप स्कूल में गए और स्कूल से आपको भगा दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? आपके साथ भेदभाव किया गया, है ना। कहीं ना कहीं आपके शिक्षा के अधिकार को छीना गया। तो यदि आप इसका शिकायत जाके पुलिस स्टेशन में कर देंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा और वो जेल जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारा 5वां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या होता है जरा समझिए ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका गवर्नमेंट राइट छीन रही है, मतलब कि गवर्नमेंट आपको राइट टू इक्वालिटी नहीं दे रही, राइट टू फ्रीडम नहीं दे रही है, तो आप जाके इसका शिकायत कहाँ पे कर सकते हैं? कोर्ट में कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब यहाँ पे है कि यदि आपसे आपका कोई अधिकार छीना जा रहा है तो उसका शिकायत आप जाके कोर्ट में कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे
यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप जाके सिंपली कोर्ट में शिकायत अपना दर्ज कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। और यही 6 का 6 हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, जो कि हर आदमी के पास इंडिया में है। आगे बढ़ें फिर, चलिए उसके बाद लिखा हुआ है 3 पॉइंट है बेसिकली, लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बात लिखा गया है, वो है बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या करता है बेसिकली, इसके बारे में जान लेते हैं। दिस सेक्शन वॉज डिजाइन बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। मतलब कि ये जो आप सुन रहे हैं नाम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, और इसके तहत हमारे सिस्टम को और अच्छा बनाया जाए, हम लोगों के जीवन को और अच्छी तरीके से सुधारा जाए, है ना, हम लोग अच्छी तरीके से खुशहाली का जीवन जिए, इसी के लिए इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपके स्टेट में यानी कि हमारे बिहार में सपोज कीजिए कि अच्छा पानी पीने के लिए नहीं है, ठीक है, तो पानी पीने का जो इंतजाम है वो कौन करवाएगा, स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी। तो ये जिम्मेदारी किसका हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। यही लिखा हुआ है किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि यदि एक स्टेट के अंदर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो उसको दूर करने का काम सबसे पहला किसका बनता है, स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, ताकि लोग खुशहाली का जीवन जी सके, एक शांति का जीवन जी सके, और सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी लाइफ जी सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल्सो टू रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस, और यदि किसी स्टेट में गरीबी बहुत ज़्यादा है तो गरीबी को ख़त्म करने का भी काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और वो किसके तहत करेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत करेगी, जो कहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लास्ट इसका फीचर्स है सेक्युलरिज्म। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब है इट मीन्स द गवर्नमेंट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम लोग लेना चाहें तो आपको मालूम है भारत में बेसिकली 4 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। मतलब कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट केवल हिंदू को ही बढ़ावा देगी, बाकी तीनों रिलीजन को बढ़ावा नहीं देंगे। नहीं, यदि आपको बढ़ावा देना है यानी कि आपको प्रमोट करना है तो चारों रिलीजन को प्रमोट करो या फिर किसी को मत करो। बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी भी एक रिलीजन को स्पेशल राइट नहीं दिया जाएगा, यदि राइट दिया भी जाएगा तो सबको राइट दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है हमारा बेसिकली सेक्युलरिज्म का मतलब, द गवर्नमेंट हैव टू प्रमोट ऑल द अवेलेबल रिलीजन। तो गवर्नमेंट का काम बनता है कि उस स्टेट में या फिर उस कंट्री में जितने भी रिलीजन है उन सबको प्रमोट करो या फिर किसी को मत करो, यानी कि किसी को भी आप स्पेशल दर्जा मत दो, है ना, स्पेशल बेनिफिट किसी को मत दो, ये गवर्नमेंट का काम है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन इंडिया गवर्नमेंट प्रमोट्स ऑल रिलीजन इक्वली। इंडिया के यदि हम लोग खास तौर पे बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट जो है हर एक रिलीजन को बराबर वैल्यू देता है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबको इक्वल वैल्यू इंडिया में मिलता है। और ये किस चीज़ को दर्शाता है, सेक्युलरिज्म को दर्शाता है। ठीक है, आगे दैट इज वाई इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर कंट्री। और इसलिए हम लोग कभी कभी इंडिया को प्यार से सेक्युलर कंट्री भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या बताएंगे आप, रीजन ये बताएंगे कि देखो इंडिया को सेक्युलर कंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया में हर प्रकार के रिलीजन को क्या मिला हुआ है, प्रमोशन मिला हुआ है। मतलब कि हर प्रकार के रिलीजन को बढ़ावा मिलता है, हर रिलीजन को बराबर नज़रिए से देखा जाता है ना। ऐसा नहीं कि किसी रिलीजन को छूट दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं। बेसिकली सबको बराबर अधिकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसीलिए इंडिया को हम लोग एक सेक्युलर स्टेट कह देते हैं या फिर सेक्युलर कंट्री कह देते हैं। कोई दिक्कत इसमें। अब तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है आपको याद रखना है, सेक्युलरिज्म का मतलब आपको ये याद रखना है कि वो कंट्री जिस कंट्री में या तो हर एक रिलीजन को बराबर दर्जा मिलता है या फिर किसी को नहीं मिलता है, यानी कि सब रिलीजन को इक्वल राइट मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म। अब कोई डाउट इसमें, चलिए इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे खास तौर पे आप लोग यदि कहीं पे किसी को डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं है ना। चलिए तो आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे यहाँ पे। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।